वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर फ्रिंज चौड़ाई और फ्रिंज की आकृति यानी उसकी शेप को कैलकुलेट किया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो इंटरफेरेंस ऑफ थिन लेंस, थिन फिल्म्स, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना है। आपके सामने एक फिगर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने यहाँ पर पहले लिख चुका हूँ कि 5 मार्क्स जो हैं वो आपके मार्कशीट में ऐड होने वाले हैं अगर आपने इस लेक्चर को पूरा लगाया है, बड़े ही ध्यान से आपने लेक्चर को देखा है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दी गई है, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मेरे पास एक पतली फिल्म है। पतली फिल्म के अंदर कोई एस पॉइंट पर आपतित रे है और पार परावर्तित हो रही है, और नीचे देखिए आप पारगमित हो रही है। हम बड़े सिस्टम तरीके से डायग्राम को बनाना भी सीखेंगे, आपने कतई चिंता नहीं करनी है। और हम इन दोनों रेज के बीच में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इंटरफेरेंस व्यतिकरण की कंडीशन को कैलकुलेट करने वाले हैं। और हमारे पास 2 तरीके के व्यतिकरण होते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ओके, तो हम दोनों तरीके के व्यतिकरण को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए प्लीज, जब कोई, अब देखिए इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म कैलकुलेट करना है जब कोई पारदर्शी माध्यम में। अब पारदर्शी माध्यम क्या होगा? जब कोई पारदर्शी माध्यम में, मैं पारदर्शी माध्यम की बात कर रहा हूं। अब पारदर्शी माध्यम में क्या होगी? कोई ना कोई सरफेस होगा, कोई ना कोई परत होगा। अब सरफेस की बात कर रहा हूं, पारदर्शी माध्यम में कोई परत या पानी की परत या कैलकुलेट करूं कि सरफेस ऑफ वाटर। सेकंड बात करूं अभ्रक की परत और साबुन से बना बुलबुला। अब जब भी इस तरीके का कोई मेरे पास मीडियम होता है तब वहां पर एक परत बन जाती है। वहां पर क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है। अब यहां पर देखिए आप, मेरे पास क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, और उस पारदर्शी माध्यम मैंने ले लिया, पानी की सतह ले सकता हूं, ऑयल की सतह ले सकता हूं, अभ्रक की सतह ले सकता हूं, साबुन से बना बुलबुले की सतह ले सकता हूं। अब मान लीजिए मेरे पास पानी की सतह है। इस सतह पर क्या कह रहे हैं कि इस सतह पर यदि कोई पारदर्शी माध्यम में, इस सतह पर कोई प्रकाश आपतित होता है, यदि कोई पानी की फिल्म कह लूं या फिल्म कह दूं, यहां पर किसी सतह पर यानी फिल्म पर क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है। क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है। तो वह क्या करता है? जब इस फिल्म पर क्या होगा? प्रकाश को आपतित करवाया जाएगा, इंसिडेंट करवाया जाएगा रेज को। तो क्या होगा? इस माध्यम में एक परत बन जाती है, और एक परत का क्या होता है? यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरी परत इंटरमीडिएट होकर ट्रांसमिशन करती है, यानी अपवर्तन के दौरान क्या होता है? पारगमित हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। तो ये पानी की जो सतह पर है, पानी की सतह कह ले, ऑयल की सतह कह ले, साबुन से बने बुलबुले की सतह कह ले, तो उस सतह पर क्या होता है? व्यतिकरण उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब व्यतिकरण किस तरीके से उत्पन्न होगा? ये दोनों किरण, ये दोनों तरह की सतह, कौन सी? परावर्तित और पारगमित सतह मिलकर क्या करती हैं? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस का निर्माण। दोनों तरह की सतह मिलकर किस चीज का निर्माण करती हैं? व्यतिकरण का निर्माण करती हैं। किस चीज का निर्माण करती हैं? इंटरफेरेंस का निर्माण करती हैं। और मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है? पानी में बना साबुन का, यानी साबुन का बुलबुला। तो साबुन के बुलबुला इस तरीके से बनता है। ये दोनों, यानी यहां पर पारगमित और ट्रांसमीटर, दोनों सतह मिलकर व्यतिकरण का निर्माण करती हैं, और ये क्या कहलाती है? हमारे पास पतली फिल्म में इंटरफेरेंस कहलाती हैं। तो बड़ा ही सिंपल है इसको समझने के लिए। तो मेरे पास इसी तरीके से क्या है? इसी तरीके से एक पतली फिल्म है, उस फिल्म के अंदर देखिए, और उसका क्या है? अपवर्तनांक म्यू लिया गया है। इस डायग्राम को, इस फिगर को बनाने का बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, मैं जस्ट बता रहा हूं आपके लिए। अब यहां पर देखिए, मैंने एक म्यू सरफेस लिया है जिसकी चौड़ाई जो है, जिसका टी टाइम पर है, कोई एस रे है, कोई क्या है मेरे पास? एस रे। जो बातें मैं बता रहा हूं आपने उसको स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना है।
मेरे पास एस किरण से क्या होता है, पतली फिल्म के ऊपरी सिरे पर, यानी ये मेरा कौन सा सिरा होगा, ऊपरी सिरा, और ये कौन सा होगा, निचली सिरा। कौन सा सिरा, ऊपरी और निचली सिरा। डायग्राम में देखिए आप, दो सिरे हैं, ऊपरी और निचला। यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होती हैं, पारगमित, यानी इनका क्या हो जाता है, एक का तो अपवर्तन और दूसरा क्या होता है, दूसरी ओर क्या हो जाता है यहाँ पर परावर्तन। सतह से टकराने के बाद एक का अपवर्तन होता है और दूसरे का क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन क्या होगा, यहाँ पर जो कोण होगा वो होगा आपतन कोण, और ये कौन सा कोण होगा, परावर्तन कोण। अब यहाँ पर ट्रांसमीटर होगा, जब दूसरी परत पर ये टकराएगा तो ये किरण जो होगी, प्रकाश की जो किरण है, ये पारगमित हो जाएगी दूसरी निचले सिरे की ओर। अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट करेगा पहली परत को और पहली परत पर जाकर जाएगा। फिर ये क्रिया वापस चलती रहेगी, ये क्रिया वापस, यानी इधर से गया यहाँ गया, और ये क्रिया फिर R2 के रूप में परावर्तित होगी। और यहाँ पर देखिए ये जेड शेप बन रही है, जेड शेप। यहाँ पर R एंगल है तो यहाँ पर सतह पर कौन सा एंगल होगा, R होगा। तो यहाँ पर R एंगल को हमने दर्शाया गया है, R1 R2, और इसी तरीके से ये फिर इधर आएगा और यहाँ से फिर T2 निकलेगा, यानी T1 और T2 मैंने यहाँ नाम दिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। और इस पॉइंट्स को मैंने P1 और P2 नाम एज इट इज दिए गए हैं। थर्ड बात देखिए, अब यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में R कोण दर्शाया गया है, पारगमित किरणें हैं, T इनके बीच की डिस्टेंस है। ओके, तो मोस्ट इजी है, मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ डायग्राम की शेप को समझना है, डायग्राम किस वे से बनाया गया है। अब देखिए, अब मैंने कहा था साबुन की बने बुलबुले से, अब जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपने लिखना है कि S क्या है, मेरे पास प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण का स्रोत आता है S से, और यहाँ पर जो मेरे पास प्राप्त होती है P1 R1, P2 R2, और यहाँ से P3 R3 डैश डैश क्या है, परावर्तित किरण है। क्या है, परावर्तित किरण। और लेक्चर को लंबा ना करता हुआ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर C1 T1 है, C2 T2 जो है वो क्या है, पारगमित समांतर किरणें हैं। पारगमित क्या है, समांतर किरणें, क्योंकि हमने दो पार्ट्स भी कंप्लीट करने हैं, इनके दो पार्ट्स हैं। अब देखिए, अब इनकी कैलकुलेशन हम डिफरेंट वे से करेंगे। पहले हम इस सारे का क्या निकाल लेते हैं, इस सारे की व्यतिकरण की कंडीशन निकाल लेते हैं। हमारे पास दो केसेस आएंगे। फर्स्ट केस आएगा मेरे पास पारगमित समांतर किरणों का व्यतिकरण, और हम सेकंड कैलकुलेट करेंगे किसका, परावर्तित किरणों का पहले निकालेंगे अपन, परावर्तित किरणों का, और यहाँ पारगमित किरणों के लिए क्या निकालेंगे अपन, व्यतिकरण निकाल। दोनों की अलग अलग कंडीशन निकालेंगे, परावर्तित किरण पतली फिल्म ऊपरी सिरे की ओर और निचले सिरे की ओर, हम दोनों की व्यतिकरण की कंडीशन को निकालेंगे और देखेंगे क्या रिजल्टेंट हमारे पास प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है मैंने कांच के लिए। तो यहाँ पर म्यू जो है वो 1.5 होता है। कांच के लिए जो पतली फिल्म बनेगी उसके लिए जो म्यू की वैल्यू है वो मेरे पास होती है 1.5 होती है। ओके, तो ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेनेल सूत्र से। अब देखिए फ्रेनेल सूत्र क्या है, फ्रेनेल फॉर्मूला क्या है, फ्रेनेल फॉर्मूला कहलाता है, देखिए आप, R जो होता है यानी पारगमित स्टेट के लिए R जो होता है उसके आयाम जो होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के लिए म्यू -1 म्यू +1। ओके, तो यहां पर म्यू कितना है 1.5 -1 1.5 +1, तो यहां 0.5 और 2, और मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वैल्यूज आ जाएगी 0.2। कितनी आ जाएगी यहां पर 0.2, यानी मेरे पास जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.2। अब देखिए, अब हमारे पास इस कांच की पतली फिल्म के लिए ऊर्जा और समय के बीच का रिलेशन, यानी हमारे पास जो फ्रेनेल संबंध आया है वो आया है, हमारे पास आयाम आया है, यानी यहाँ पर जो आयाम होगा वो क्या होगा T, और जो डिस्टेंस है पारगमित दूरी की जो हमने अभी कैलकुलेट करी है वो R,
और यदि मैं ऊर्जा के रिलेशन को कैलकुलेट करूं तो r² प्लस t² इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये किस संबंध से आया है? ये ऊर्जा के रिलेशन से आया है। किस रिलेशन से? ऊर्जा के रिलेशन से, यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जो किसी पतली फिल्म के अंदर उत्पन्न होने वाले आयाम तथा उसके बीच की, जो उसके कांच के बीच की कह दे अपन, प्रकाश के पृष्ठ पर यानी उसके सरफेस की डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है वो 1 के बराबर होता है। ओके, तो ये हमारे पास कंडीशंस आई। अब हम बात करें, हमारे पास r की वैल्यू है 0.2 और t की वैल्यू हमारे पास नहीं है। t की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है, परंतु जो कांच के लिए हम कांच की बात कर रहे हैं, t जो होता है 0.98 होता है। t जो होता है 0.98, क्योंकि हम ये वैल्यू को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। अब देखिए, अब मेरे पास क्या हुआ, इस तरीके का पैटर्न बनता है। मान लीजिए यहां देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास a नोट गया, a नोट जो है वो प्रकाश की किरण आई, यहां पर परावर्तित होने के बाद ये किस में गई, यहां पर परावर्तित होने के बाद ये a1 और ये a2 के रूप में, फिर ये a2 था वो इस तरीके से जाएगा और यहाँ a3 और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास a4 के रूप में, और इस तरीके से ये पैटर्न क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। ओके, तो आपने इस तरीके से करना है। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करें a नोट क्या होगा। a नोट स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास किस रे से क्या हुई, ये आपतित हुई, तो a नोट होगा 0.2। कितना होगा? a नोट की वैल्यू होगी 0.2, या a नोट कितना होगा 0.2। और हम यहां पर कैलकुलेट करें a1 की वैल्यू, तो a1 कितना गया 0.2 इंटू, यानी a नोट, यानी क्या कैलकुलेट हुआ, a नोट इंटू 0.2 इंटू 0.2, क्योंकि अपवर्तना के लिए हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड बात देखिए, यदि हम a2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, a2 कितना होगा, अब A2 के लिए तो ट्रांसमिशन है, यहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू थी, यहां पर पतली सिरा ऊपर था, म्यू का कोई रोल नहीं था। अब जब यहां पर ट्रांसमीटर होगा, यहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन बाद म्यू की वैल्यू आएगी, और यहां पर हमारे पास T ऑलरेडी दिया गया है इस डायग्राम में देखिए आप, तो T होगा, तो T की वैल्यू कितनी है 0.98, T की वैल्यू कितनी है 0.98, तो यानी A नोट इंटू 0.98 की स्क्वायर, क्योंकि पहला और दूसरा ट्रांसमीटर आया हमारे पास, पहला और दूसरा ट्रांसमिशन हमारे पास प्राप्त होगा। और यदि हम A3 कैलकुलेट करें, A3 कैलकुलेट कैसे होगा, A1 और A2 की वैल्यू, तो A1 कितना है मेरे पास A नोट इंटू 0.98 और यहाँ पर 0.2 की स्क्वायर, यानी ये बार, और यहाँ पर जो पहला वैल्यू है यानी 0.22 से क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर क्या होगा 0.98 से कोई भी कंपोनेंट था हम उनको क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारे पास इस तरीके रिलेशन प्राप्त हो, और A4 करना है तो A नोट इंटू 0.98, 0.2 और 0.2, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता जाएगा, एक श्रृंखला बनती जाएगी, एक चैन बनती जाएगी। ओके, ये क्या बनती जाएगी, चैन बनती जाएगी। और यदि हम इनके बीच में क्या निकालें, रेशियो निकालें, तो क्या आएगा रेशियो, A1 अनुपात A नोट अनुपात A1, A3 अनुपात A5, A3 अनुपात A7, ये रेशियो बनेगा 0.22 वाले का। और सेकंड रेशियो निकालना चाहें तो A2 अनुपात A4 अनुपात A6 अनुपात A8, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, इनके आयामों के रेशियोज आएंगे, इनके आयामों के क्या आएंगे, रेशियोज हमारे पास प्राप्त होने वाले हैं। ओके, तो ये यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो रेशियो है, ये रेशियो जो है ये धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, और ये क्या होता है हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने बात की यहाँ पर परावर्तित और आपतित होने वाले किरणों के आयामों के बारे में। अब हमने आयाम को कैलकुलेट किया, क्योंकि हम व्यतिकरण कैलकुलेट करते थे, इंटरफेरेंस कैलकुलेट करते थे, तो हम आयाम को लेते थे, क्योंकि आयाम क्या होता था, आयाम इंटू तीव्रता की स्क्वायर, आयाम इंटू क्या होता है, तीव्रता की स्क्वायर। तो हमने यहां से क्या कैलकुलेट किया, आयाम को कैलकुलेट किया। अब सेकंड बात पे चलते हैं। सेकंड बात, हमारे पास दो केसेस हैं, परावर्तित समांतर किरणों में व्यतिकरण और पारगमित समांतर किरणों में व्यतिकरण। तो फर्स्ट पार्ट लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। फर्स्ट पार्ट लिखिए, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण।
मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आपने डायग्राम बेस्ड है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहला हमारे पास आता है परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव रेज। ओके, तो देखिए प्लीज किस तरीके से अब यहां पर परावर्तित किरणों में व्यतिकरण को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए हम किस पर बात करेंगे, परावर्तित किरणों के यानी P1R1, P2R2 और P3R3, यानी हम P1R1 व P2R2 और P3R3 के बारे में बात करेंगे। तो यहां देखिए हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है, डेल्टा 1 यानी पथांतर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, पथांतर। तो पथांतर किस तरीके से होगा, हमने यहां पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, और इस परपेंडिकुलर को A और यहां पर दिया गया B। ओके, अब यहां देखिए, अब डेल्टा 1 किस तरीके से कैलकुलेट होगा, म्यू पथांतर के लिए यानी म्यू माध्यम के लिए। अब यहां देखिए, अब जो ये रिफ्लेक्टेड किरण है, पहले जो रिफ्लेक्टेड यानी P1R1 मुझे कैलकुलेट करना है, P1R1 हमें कैलकुलेट और P2R2, तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टेड माध्यम है यानी P1 C1 और P2 के लिए, यानी म्यू माध्यम के लिए P1 C1 और P2 माइनस, अब देखिए म्यू माध्यम में जो क्या होगा हमारे पास, जो अपवर्तनांक होगा, म्यू माध्यम में अपवर्तनांक जो है वो क्या होगा, P1 C1 P2। अब यहां पर जो वायु के अंदर है, ये तो मीडियम में अंदर होगा क्योंकि माध्यम के अंदर हो गया, उस पतली फिल्म या पानी के बुलबुले के अंदर हो गया। अब यहां पर जो वायु के अंदर जो पार्ट्स हैं यानी P1 A1 और P2 वाला, यानी जो वायु के अंदर है, वायु में क्या है P1A, वायु में क्या है जो पार्ट्स हैं उसको क्या करेंगे, यदि हम घटा दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 आ जाएगा। किसके माध्यम के अंदर, म्यू माध्यम के अंदर। ओके, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, P1 C1 P2 और P1 C1। तो यहां पर म्यू जो है वो क्या होगा माध्यम में, P1 C1 यानी P1 C1 प्लस C1 P2, P1 C1 C1 P2। ओके, तो माइनस का वायु में क्या है मेरे पास, P1A, वायु में क्या है P1A, और ये मेरे पास क्या है डेल्टा 1 का फॉर्मूला। ओके, और हम यहां पर दो कंडीशन फाइंड करने वाले हैं। पहले बता दूं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, क्योंकि हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, व्यतिकरण की कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां हमने क्या कैलकुलेट करना है, P1 C1 चाहिए हमें यहां क्या चाहिए, P1 C1 P2 C2 और क्या चाहिए P1A। हमें ये तीनों वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए। तो P1 C1 कैसे आएगा, P1 C1 कैसे आएगा, यहां देखिए आप P1 और C1 के लिए यहां पर माध्यम के लिए T मेरे पास है एज इट इज, R एंगल है, यहां पर R एंगल है। यदि मैं यहां पर कोण लूं, यहां पर एंगल्स की बात करूं, तो एंगल के लिए क्या होगा, R एंगल, यानी R एंगल क्या होगा, बराबर किसके होगा, कोण P1 C1 P2 बराबर कोण किसके है, कोण C1 यानी कोण P2, यानी यहां बात करें C1 P1 और P2 के बारे में। ओके, तो ये दोनों कोण किसके बराबर हैं, R के इक्वल्ड हैं। यदि ये दोनों कोण R के इक्वल्ड हैं तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए P1 C1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 C1, और यहां पर जो हमारा पार्ट्स है P1 C1 को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगी P1 C1 कैलकुलेट के लिए, P1 C1 के लिए हमारे पास वैल्यूज आएंगी, P1 C1 के लिए हमारे पास वैल्यूज आएंगी, चूंकि P1 C1 ये P1 है, ये C1 है, और ये C1 है, ये C2 है। तो यहां पर मेरे पास T ये रहा, कोस ये रहा, तो यहां पर हमारे पास आएगा P1 C1 C1 P2 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए लाल बटे कक्का और कर्ण बटे, अब यहां पर यदि मैं कोस थीटा फाइंड करूं यानी कोस R फाइंड करूं, यानी मुझे कुछ क्या फाइंड करना है, कोस R, तो कोस R क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास क्या है T, और कर्ण हमारे पास वैल्यू आ गई, कर्ण हमारे पास क्या है P1 C1, कर्ण हमारे पास क्या है P1 C1। तो हमारे पास कोस R कितना आ गया, कोस R आ गया मेरे पास एज इट इज क्या आ गया, T अपॉन P1 C1, और यहां से P1 C1 कितना आ जाएगा, T अपॉन कोस R, T1 C1 कितना आ जाएगा, कोस R, और ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, P1 C1 इज इक्वल टू C1 P2 की कितनी आ गई, T अपॉन कोस R। जस्ट कुछ भी नहीं किया मैंने, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले का यूजेबल लिया, अब देखिए अब हमारे पास ये वैल्यू आएगी समीकरण नंबर A,
समीकरण नंबर ए। सेकंड बात देखिए, अब यहां पर आई एंगल है। आई एंगल का मतलब क्या होता है? आपतन कोण होता है। आई एंगल जो है यहां पर जेड बन रहा है, एक तरीके से क्या बन रहा है? जेड। तो ये आई है, तो यहां पर भी कोण कितना होगा? आई। यहां पर भी कोण कितना होगा? आई। और हम यहां से कह सकते हैं कि कोण, क्या कह सकते हैं कि कोण जो है, कोण कौन सा? P1 A1 P2 इज इक्वल टू किसके है? आई के है। इज इक्वल टू किसके है? आई। क्योंकि यहां पर हम कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि आई क्या है? आपतन कोण, और यहां पर जेड शेप के कारण, जेड शेप के कारण मैं यहां पर कारण लिख रहा हूं ताकि आपको क्या रहे? याद रहे। यानी P1 A1 और A2 जो है वो आई एंगल है हमारे पास। क्या है? आई एंगल होगा। अब यहां से आई एंगल है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमने इन दोनों स्टेपों को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है P1A, यानी P1 से A की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। P1 से A की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे P1 A की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए? P1 A क्या होगा हमारे पास? यदि मेरे पास वो है, यदि मेरे पास आई एंगल है तो P1 A क्या होगा? P1 A होगा P1 P2, यानी P1 P2। अब यहाँ देखिए, थीटा के सामने लंब, लंब बटे करण, तो यहाँ पर लंब बटे करण साइन आई। अब देखिए, आपतन के लिए हम साइन का यूज लेते हैं, परावर्तन के लिए हम किसका लेते हैं? कोस का। आप ये भी बात ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर कोस एंगल को लिया, यहाँ पर साइन भी ले सकते थे, परंतु हम जब आपतन करते हैं, जब इंसिडेंट करते हैं, तो हम साइन का यूजेबल करते हैं। तो साइन आई, तो P1 कितना आया? साइन आई। और यहाँ पर देखिए लंब कितना है, यानी P1 जो होगा, P1 A होगा P1 P2 साइन आई के इक्वल होगा। किसके होगा? P1 A जो है वो P1 P2 साइन आई के इक्वल होगा। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ गई P1 A P1 P2 साइन आई। अब देखिए, P1 A है P1 P2 साइन आई। अब यहां पर P1 P2 कितना होगा? P1 P2 कितना है? मान लेता हूं यहां पर मेरे पास पॉइंट जो है वो M मान लेता हूं। M तो ऑलरेडी है, यहां पर N मान लो, यानी P1 P2 है P1 N और N से P2 के इक्वल्ड है। ओके, P1 N और N से P2 के कितना है? इक्वल्ड है। ओके, अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब यहां पर हमें इस फील्ड को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? यदि हम डेल्टा, यानी हम ट्रायंगल P1 N C1 कैलकुलेट कर लें, P1 N C1 कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास P1 N आ जाएगा। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। ओके, P1 N1, यानी P1 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए, थीटा के सामने क्या होता है? ये लंब होगा, ये करण होगा, तो लंब बटे, ये लंब है और ये क्या है? हमारे पास आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है? 10R। यानी मेरे पास 10R जो होगा वो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10R की वैल्यू आएगी मेरे पास T इन अपॉन, 10R की वैल्यू आ जाएगी T अपॉन, यानी T इंटू, यानी मेरे पास आ जाएगा P1 N इंटू T। ओके, और यहाँ से P1 N कितना आ जाएगा? T 10R, कितना आ जाएगा? 10R। और P1 N और इज इक्वल टू N P2 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से P1 N कितना आ जाएगा? यहाँ से N P2 भी कितना आ जाएगा? T 10R। अब कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यू रखनी है। कहाँ पर? यहाँ पर। P1 P2 के इन दोनों का योग है, तो योग क्या होगा? यानी P1 P2 कितना होगा? 2T 10R, 2T 10R। और यहाँ से P1 A कितना आ गया? P1 A 2T 10R अपॉन, और इनटू के अंदर क्या आ गया? साइन आई। तो ये मेरे पास आ गया P1 A। समीकरण कौन सी थी? समीकरण A थी, और ये समीकरण हमारे पास B। यानी मेरे पास दोनों वैल्यू कैलकुलेट होगी, किसकी? इसकी और इस फील्ड की। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ कैलकुलेट होगी। दोनों वैल्यूज़ कौन कौन सी है? एक ये वाली वैल्यूज़ और एक ये वाली वैल्यूज़। इन दोनों वैल्यू को हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या करेंगे? अब पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन A एंड B। अब वैल्यू पुट करने के लिए जगह बनाइए पहले आप। अब यहाँ पर मैं इस फील्ड को मिटो नहीं रहा, इरेज नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ पर इस फील्ड को इरेज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ देखिए आप,
डेल्टा वन कितना आ जाएगा म्यू, P1 C1 और C1 P2 कितना था, C1 P1 और P1 C2 कितना था, T बाई यानी T कोस R प्लस T कोस R, ओके, माइनस के अंदर। अब क्या होगा यहाँ 2T tan R साइन I, tan R साइन I, तो यहाँ से 2 म्यू T यानी 2 म्यू T कोस R माइनस का 2T tan R साइन I, ओके, 2 कॉमन आ गया, T कॉमन आ गया, तो T कोस R यहाँ पर क्या आ जाएगा tan R और साइन I। अब मैं tan R की जगह क्या लिख दूँ, साइन R अपॉन कोस R और साइन I, साइन R कोस R और साइन I। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यदि मैं साइन I से मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ साइन I से, यानी 2 इंटू क्या करूँ 2 इंटू, तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो होगी वो किस तरीके से प्राप्त होगी, देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा 2T यानी यहाँ पर 2 म्यू, और यहाँ देखिए यदि मैं कोस R को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा T माइनस का साइन, T भी कॉमन ले लीजिए आप, T भी कॉमन ले लीजिए, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास T कॉमन 1 माइनस साइन R अपॉन कोस R और यहाँ साइन I, ओके। अब देखिए, अब म्यू जो है, म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू की वैल्यू होती है साइन I। अब हम अपन जानते हैं साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू का मल्टीप्लाई कर दो कोस R, या आप डायरेक्ट लिख दो साइन I अपॉन साइन R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कर या डिवाइड होगा, साइन I साइन R अपॉन कोस R साइन I, और अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा साइन I कोस R, ओके। स्टेप को करना इजी है, कोस R से कोस R कैंसिल, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर R, साइन स्क्वायर R, और यहाँ साइन स्क्वायर R की वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ 2T कोस R क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर R, और यही हमारा क्या है डेल्टा 1 है, यही हमारा क्या है डेल्टा 1 की वैल्यू है। तो डेल्टा 1 कितना आ गया 2T 2 म्यू T, यहाँ म्यू भी रह गया एक, म्यू लिखना क्योंकि हमने म्यू को कॉमन लिया था, 2 म्यू T कोस R 1 माइनस साइन स्क्वायर R, ओके। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट क्या किया है, यहाँ पर परावर्तित किरणों का पथांतर कैलकुलेट हुआ अभी, ओके। सेकंड स्टेप देखिए, अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या कैलकुलेट करेंगे कि संपोषी व्यतिकरण है या विनाशी व्यतिकरण। दो तरीके के व्यतिकरण हमारे पास होते हैं, संपोषी और विनाशी। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आप लिखिए संपोषी व्यतिकरण, क्या होगा संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होती है शर्त हमारे पास, क्या होती है संपोषी व्यतिकरण के लिए n। अब यहाँ पर देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो कंडीशन होती है प्राप्त फ्रिंजों के लिए, प्रकाश किरणों के लिए n लैम्डा, यानी डेल्टा जो होगा वो कितना होगा n लैम्डा। अब हमारे पास डेल्टा 1 निकला है, इंपॉर्टेंट बात देखनी है, हमने डेल्टा 1 को कैलकुलेट किया, डेल्टा को कैलकुलेट नहीं किया है। डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा यदि हम डेल्टा 1 में से डेल्टा वाले पार्ट्स को कटा दें तो क्या होगा, यानी हम जो इनके वेव लेंथ है यानी λ/2 की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, जो प्रभावी लेंस है यानी परावर्तित पथ को लेंस कर दें तो हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू पहले कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा कितना आया था। अब यहाँ देखिए 2T म्यू कोस R 1 माइनस साइन स्क्वायर R, 1 माइनस साइन स्क्वायर R क्या होता है कोस स्क्वायर R, और यहाँ 2T म्यू अपॉन के अंदर क्या है कोस R, तो कोस R से कोस R कैंसिल, तो डेल्टा 1 कितना आ गया मेरे पास 2T म्यू कोस R, क्या आ जाएगा 2T म्यू कोस R, ओके। तो ये मेरे पास डेल्टा 1 आ गया। अब देखिए डेल्टा कैलकुलेट करना है तो डेल्टा 1 माइनस λ/2, तो 2T म्यू कोस R माइनस λ/2 क्या है पथांतर है, तो ये मेरे पास डेल्टा की वैल्यू। और डेल्टा किसके बराबर संपोषी व्यतिकरण के अंदर n लैम्डा के, तो n लैम्डा के इक्वल रखेंगे, n लैम्डा के इक्वल रखा 2T म्यू कोस R माइनस λ/2, तो यहाँ से 2T म्यू कोस R कितना आ गया n+1 λ/2, ओके। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होता है संपोषी व्यतिकरण के अंदर प्राप्त फ्रिंज की वेवलेंथ हमारे पास पथांतर प्राप्त होता है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस की ओर मूव करते हैं। देखिए आप सेकंड केस के अंदर क्या होगा,
सेकंड केस हमने विनाशी व्यतिकरण कंप्लीट करना है। विनाशी व्यतिकरण, देखिए विनाशी व्यतिकरण क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन क्या होती है? डेल्टा होगा वो 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के लिए इक्वल होता है, यानी इनका पथांतर जो होता है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए। और हमारे पास डेल्टा की कितनी वैल्यू है? 2t म्यू कोस r माइनस का लैम्डा बाई 2। और यहाँ से यदि हम वैल्यू रखें, दोनों के बराबर रखें, तो 2t म्यू कोस r माइनस का लैम्डा बाई 2 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2n म्यू कोस r जो होगा, और कैलकुलेट करते ही 2n माइनस लैम्डा बाई 2 और यहाँ लैम्डा बाई 2 और यहाँ से प्लस का लैम्डा बाई 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2n क्या आ जाएगा यहाँ पर? n लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n लैम्डा। तो 2t म्यू कोस r जो होगा वो n लैम्डा प्राप्त होगा। ओके, तो ये प्रकाश की फिल्म क्या होगी? हमें अदीप्त दिखाई देगी। प्रकाश की जो फिल्म है अदीप्त दिखाई देगी किस फील्ड के अंदर? किस फील्ड के अंदर? विनाशी व्यतिकरण के अंदर। ओके, प्रकाश की जो फिल्म है वो अदीप्त दिखाई देगी किसके अंदर? हमारे पास विनाशी व्यतिकरण के अंदर। और यहाँ पर क्या होगी? दीप्त दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? दीप्त। यानी जो अदीप्त का मतलब क्या हुआ कि n लैम्डा प्रकाश की जो विनाशी व्यतिकरण होगा तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, तो जो प्रकाश किरण है वो यहाँ ही टिकी हुई है, सिर्फ यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। n+1 का मतलब n से एक ज़्यादा, यानी एक ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो प्रकाश है वो n से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमें क्या दिखाई देगी? जलती हुई, या हमें लाइटिंग इसकी जो है वो दिखाई देगी। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी जिसके अंदर हमने परावर्तित किरणों के बीच में व्यतिकरण की कंडीशन को प्रूव किया। सेकंड कंडीशन की ओर मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन हमने कौन सी प्रूव करनी है? परावर्तित समांतर किरणें। क्या करनी है? परावर्तित समांतर किरणों के मध्य व्यतिकरण। तो देखिए प्लीज, अब जस्ट इसकी कॉपी जो है हमने फर्स्ट केस किया था, अब जस्ट इसकी जो कॉपी है वो हम कंप्लीट करेंगे पारगमित समांतर किरणों के मध्य व्यतिकरण। ओके, जस्ट कॉपी है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखिए, पहले हमने परावर्तित किरणों के लिए किया था, परागर्मित के लिए। परागर्मित के लिए हमें C1T1 C2T2 के बारे में विचार करेंगे। हम किसके बारे में विचार करते हैं? यहाँ पर C1T1 C2T2 और C3T3 के बारे में क्या करेंगे? विचार करेंगे। आपने ये बातें सारी लिखनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? अब हमारे पास P1, यहाँ पर C1 P1, सॉरी यहाँ पर C1 P2 और C2, यानी C1 C2 P2, और हमारे पास क्या है? C1 P1 C1T1 और C2 T2 हैं। और माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। माध्यम का अपवर्तनांक कितना चल रहा है? सेम ही चल रहा है, म्यू। अब हमारे पास डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है। वहाँ डेल्टा 1 लिखा था, यहाँ पर डेल्टा 2 लिख दीजिए, या डेल्टा पड़े रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो डेल्टा 2 लिखेंगे, पहले वाला कैलकुलेट किया था, तो क्या हो गया? म्यू माध्यम में अपवर्तनांक, म्यू माध्यम में अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहाँ पर होगा? C1 P2 और C2 के लिए। क्या होगा? C1 P2 और C2 के लिए माध्यम में वायु का। अब देखिए, अब दूसरी फिल्म होगी, यानी दूसरे निचली पार्ट के अंदर हमारे पास जो मीडियम होगा, यानी ऊपर A था और यहाँ पर हमने B माना, तो ये क्या हो गया? C2B। क्या हो गया? C2B। तो वायु में क्या हो गया? वायु माध्यम में C2B का अपवर्तनांक। अब यहाँ देखिए डेल्टा 2 क्या आएगा? म्यू C1 P2 और C2 के लिए, C1 P2 और C2 के लिए, यानी C1 P2 P2 C1, और यहाँ पर क्या था? P1 C1 और P2 C2। तो यहाँ पर क्या होगा? C1 P2 प्लस P2 C2 और माइनस में वायु माध्यम जो है वो C2B है। ओके, सेम एंगल है। अब यहाँ R बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? R बनेगा। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा था? यहाँ पर जो B एंगल बन रहा था, B एंगल क्या था हमारे पास? B एंगल I। तो यहाँ पर I था, जिस माध्यम में गया है दूसरे माध्यम में जाएगा, तो I बनने के कारण यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। ओके, तो ये आपतन कोण की तरह व्यवहार करेगा, यानी आपतन कोण गया है, परावर्तित क्या हुआ? इस माध्यम के अंदर हुआ है। तो सेम कॉपी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट पहले वाला किया है उसी तरीके से ये वाला करना है। तो डेल्टा 2 क्या आएगा? यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है C1 P2 और P2 C2 करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरे पास वही एंगल है, तो कोण किसके लिए?
कोण किसके लिए, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगाइए, आधार बटे कर्ण यानी टी बाई कोस आर, टी बाई कोस आर। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आई, टी बाई कोस आर, या अपन ये कह दें कि यहाँ पर क्या था, टी बाई कोस आर यानी टी बाई C1P2 इज इक्वल टू कोस आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जो मेरे पास C1P2 टी अपॉन कोस आर, और यहाँ किसके बराबर है P2 C2 के। तो ये मैंने इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब हमें चाहिए C2B, चूंकि C2B क्या है, परावर्तित के कारण पारगमित माध्यम में किसके बराबर होगा, कोण C1BC2 जो होगा वो I के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, I के। और हमें I कैलकुलेट करना है यानी C2B कैलकुलेट करना है, तो C2B किसके बराबर होगा, 10R, किसके बराबर होगा 10R, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो 10R इंटू किसके आएगी, C1C2, 10R C1C2, और C1C2 किसका भाग है, यानी C2B जो है C1M प्लस MC2 इंटू 10R। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई, वैल्यूज़। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास साइन आई यानी CM और M2 कैलकुलेट करना है, यानी CM कैलकुलेट करना है और MC2 कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे CM MC2 कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, C1P2 और M के लिए, तो ट्रायंगल C1P2 M के लिए। तो यहाँ पर साइन आई वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, तो 2T, यहाँ पर T साइन R वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2B आ जाएगा 2T साइन I 10R। सेम बन रही है जैसे पहले वाले केस के अंदर किया था, उसी तरीके से हमने ये वाला केस करना है। C2B आ गया, C1P1 आ गया, वैल्यू रखिए आप, डेल्टा 2 कितना आएगा, डेल्टा 2 म्यू इंटू कितना है 2T, यानी 2 है 2T कोस आर माइनस का यहाँ पर कितना है 2T साइन I 10R। ओके, तो डेल्टा 2 क्या आएगा 2T कोस आर बराबर कॉमन ले लेंगे, यानी हम यहाँ पर वैल्यू रखिए कोस आर, और यहाँ पर 2T साइन I साइन R अपॉन कोस आर कॉमन, यानी 1/T कोस आर कॉमन करते ही ये क्या होगा, यहाँ से 2 की 2 वैल्यू कैंसिल, यानी 2T कैंसिल, 2T बाहर, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन I इंटू साइन R, साइन R से साइन R कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना, यहाँ से देखिए आप 2T कोस स्क्वायर R, 2T म्यू कोस स्क्वायर R, कोस R से कोस R कैंसिल, 2 म्यू T कोस R, ये हो गया मेरे पास डेल्टा 2। ओके, सेम कंडीशन है, सेम पैटर्न है जो हमने पहले वाले केस के अंदर किया, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है। आप इसको ये देखेंगे कि ये मिरर की तरह काम कर रहा है, जस्ट इसका उल्टा पार्ट यहाँ सेकंड की ओर आ रहा है। तो डेल्टा 2 आ गया, डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, डेल्टा 2 माइनस लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 क्या है, पारगमित माध्यम में, लैम्डा बाई 2 क्या है, पारगमित माध्यम में। अब यहाँ देखिए लैम्डा बाई 2 जो है वो पारगमित माध्यम में है, और पारगमित माध्यम के लिए लैम्डा बाई 2 की जो वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर जो पथांतर होगा पारगमित का वो होगा 0। तो यहाँ पर डेल्टा कितना आ जाएगा 2 म्यू टी माइनस कोस आर माइनस 0, 2 म्यू टी कोस आर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा। अब 2 कंडीशन होती थी, पहली कंडीशन क्या थी, संपोषी व्यतिकरण, दूसरी कंडीशन विनाशी व्यतिकरण। देखिए आप संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। अब यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण पारगमित माध्यम के लिए n लैम्डा के रूप में होता है, यानी डेल्टा जो n लैम्डा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा 2 म्यू टी कोस आर, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी हमारे पास जो प्राप्त प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होती है, प्रदीप्त यानी जगती हुई प्रतीत होती हैं। प्रकाश की किरणें यानी हमें दिखाई देती हैं। ओके, सेकंड की बात करें विनाशी व्यतिकरण की, किसकी करें, विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर डेल्टा कितना होता है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 म्यू टी कोस आर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस का 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2 म्यू टी कोस आर यानी n प्लस 1 हाफ लैम्डा।
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो प्रकाश होगा वो पानी के दूसरी सतह के अंदर हमें धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कम दिखाई देगा। ओके, दिखाई कम देगा किसके अंदर, पारगमित माध्यम के अंदर। ओके, तो परावर्तित माध्यम के अंदर क्या था, हमारे पास जब प्रकाश संपोषी व्यतिकरण है तब भी दिखाई दे रहा था, विनाशी के अंदर भी दिखाई दे रहा था, परंतु यहाँ दोनों माध्यम के अंदर हमें एक माध्यम में जब दिखाई देता है, जाता हुआ दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो वहाँ पर हमारे दिखाई नहीं देता। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पतली फिल्म में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, और इसका मोस्ट एग्जांपल है साबुन की पन्नी। आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मेरे पास एक साबुन की पन्नी है, उसमें पतली फिल्म में व्यतिकरण की शर्त को दर्शाइए। आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी पुट हो सकता है, मेरे पास पानी की परत है, उसके मध्य में पतली फिल्म के मध्य व्यतिकरण की कंडीशन को दर्शाइए। आप दोनों पार्ट्स करेंगे, पारगमित और परावर्तित वाले। ओके, तो ये आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा अंत तक। ओके, और आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स पर आप सुझाव जरूर दीजिएगा। और आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम में 5 मार्क्स जो हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। आप इस 5 मार्क्स को बड़े शानदार तरीके से इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मार्क्स क्या हों, अच्छे तरीके से प्राप्त किए जा सकें। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ।